नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। मौसम विभाग की हालिया घोषणा के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी समय सीमा यानी 1 जून से 3 दिन पहले ही भारत के केरल में पहुंच गया है। यानी इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून ने भारत में 3 दिन पहले ही अपनी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि ये साल 2010 के बाद चौथी बार है जब मानसून इतनी जल्दी भारत में आ गया है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर असल में मानसून होता क्या है और ये किस तरह से आम लोगों को प्रभावित करता है और किस तरह से इसका विस्तार पूरे भारत में होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो में हम खबर यानी न्यूज को देखेंगे। इसके बाद ऑनसेट ऑफ मानसून यानी मानसून के आगमन को समझने की कोशिश करेंगे, मानसून के जल्दी आगमन को समझेंगे। इसके बाद कौन कौन से ऐसे मापदंड हैं जिनके कारण मानसून के आगमन की घोषणा की जाती है, उन मापदंडों को, उन पैरामीटर्स को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या मानसून का इस तरह से जल्दी आना एक असामान्य घटना है या एक सामान्य सी घटना है। इसके बाद जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, मानसून को जानेंगे। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के विस्तार को समझेंगे और साथ ही इस मानसून के महत्व पर भी बात करेंगे। अंत में एक प्रश्न पर बात करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पूरा विषय सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित है। आप इसे भौतिक भूगोल और महत्वपूर्ण भौगोलिक घटनाओं जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की न्यूज देख लेते हैं। आज की हमारी खबर इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है। खबर है, व्हाट इज द ऑनसेट ऑफ मानसून एंड व्हाट डज एन अर्ली ऑनसेट ओवर केरला मीन। यानी ऑनसेट ऑफ मानसून का क्या अर्थ है और केरला में जो मानसून का जल्दी आगमन हो गया है उसके क्या निहितार्थ हैं, उसके क्या मायने हैं। चलिए अब न्यूज शुरू करते हैं और सबसे पहले ऑनसेट ऑफ मानसून को समझ लेते हैं, यानी मानसून की शुरुआत की बात कर लेते हैं। केरल में मानसून की शुरुआत को, यानी केरल में मानसून के ऑनसेट को, उसकी शुरुआत को भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत का एक प्रतीक, एक चिन्ह माना जाता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्य तौर पर 4 महीनों के दौरान देखने को मिलता है। वो 4 महीने हैं जून से सितंबर के महीने। इन 4 महीनों के दौरान भारत में 70% से ज्यादा बारिश देखी जाती है। यानी भारत में जो भी बारिश होती है उसमें से 70% से ज्यादा बारिश इन 4 महीनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण देखने को मिलती है। और यही कारण है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत में कृषि और भारत के समग्र आर्थिक विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा जो दक्षिण पश्चिम मानसून की घोषणा होती है वो IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है। इस संबंध में IMD द्वारा कुछ मापदंडों का प्रयोग किया जाता है जिनकी घोषणा साल 2016 में की गई थी। अब बात करते हैं उन मापदंडों की। ऐसे कौन से मापदंड हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके माध्यम से भारत में मानसून के आगमन की घोषणा की जाती है IMD द्वारा। तो इस संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है वो है वर्षा यानी बारिश। इसके अलावा 2 और मापदंड है। पहला मापदंड है हवा, पवन यानी विंड। इसके अलावा एक और मापदंड है जो कि है उष्मा यानी हीट। वर्षा इस संबंध में, जो बारिश है वो इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण मापदंड मानी जाती है। भारत में मानसून का आगमन IMD द्वारा इसकी घोषणा तब की जाती है जब केरल और लक्षद्वीप में जो 14 स्टेशन नामित किए गए हैं, जो IMD द्वारा नामित 14 स्टेशन हैं, उन स्टेशनों में से लगभग 60% स्टेशनों पर 10 मई के बाद लगातार किन्हीं भी 2 दिन कम से कम 2.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। यानी केरल और लक्षद्वीप में जो 14 स्टेशन हैं उनमें से अगर 60% स्टेशनों में 10 मई के बाद लगातार 2 दिनों तक कम से कम 2.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है तो ये माना जाएगा, IMD इस संबंध में घोषणा करेगा कि भारत में आधिकारिक तौर पर मानसून का आगमन हो गया है। लेकिन इस संबंध में 2 और मापदंड हैं और उन मापदंडों का पूरा होना भी जरूरी है। पहला मापदंड है हवा, पवन यानी विंड। इसके तहत भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 55 डिग्री ईस्ट से 80 डिग्री ईस्ट देशांतर तक पश्चिमी हवाओं, यानी पश्चिम की ओर से जो चलने वाली हवाएं हैं, उनकी गहराई, उनकी जो डेप्थ है वो 600 हेक्टोपास्कल के बीच होनी चाहिए। हेक्टोपास्कल की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो वायुमंडलीय दबाव है, जो प्रेशर है, उसको मापने की एक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। पास्कल फिजिक्स के तहत दबाव यानी प्रेशर को मापने की एक इकाई होती है। तो पहला मापदंड हुआ प्रेशर और दूसरा मापदंड है उष्मा यानी हीट। इसके तहत 5 से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 70 से 75 डिग्री ईस्ट देशांतर के बीच जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो 200 वॉट प्रति वर्ग किलोमीटर से कम होनी चाहिए। आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन की बात करें, OLR की बात करें, तो हम जानते हैं कि सूरज से पृथ्वी पर जो भी ऊष्मा आती है, जो भी हीट आती है,
उसको किसी न किसी माध्यम से उसमें से अधिकांश हिस्सा पृथ्वी द्वारा वापस अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। इसी जो ऊष्मा बाहर भेजी जाती है, जो बाहर ऊष्मा उत्सर्जित की जाती है, उसी उत्सर्जन को मापने के लिए आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को एक मापक के तौर पर, एक पैरामीटर के तौर पर उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह या महासागरों और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में जो भी ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है उसे OLR कहा जाता है। तो ये 3 मापदंड हुए जिनके माध्यम से IMD द्वारा भारत में मानसून के आगमन की, मानसून के अराइवल की घोषणा की जाती है। तो अब बात करते हैं कि क्या मानसून का जल्दी आना या मानसून का देरी से आना एक असामान्य घटना है, या क्या इसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर, आम लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ता है? क्या इसके कारण बारिश की मात्रा पर कुछ प्रभाव पड़ता है? तो जाहिर स्पष्ट जवाब है कि नहीं। मानसून का जल्दी आना या मानसून का देरी से आना किसी भी तरह से बारिश की मात्रा पर, किसी भी महीने में बारिश की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। बीते कुछ सालों में हमें इसके कई उदाहरण देखने को मिले हैं। उदाहरण के लिए साल 2017 और 18 में मानसून जल्दी आ गया था। वहीं दूसरी ओर साल 2019 में मानसून 8 दिनों की देरी से आया था। इसके अलावा साल 2020 में मानसून समय पर आया था, यानी 1 जून में ही मानसून आ गया था। इसके अलावा तो हम कह सकते हैं कि मानसून का देरी से आना या मानसून का जल्दी आना उस पूरी अवधि के दौरान जो भी बारिश होती है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। उदाहरण के लिए ऐसे कई हमें साल देखने को मिले हैं जब मानसून की शुरुआत तो जल्दी हुई, लेकिन उस दौरान मानसून के दौरान जो बारिश हुई वो कम हुई। उदाहरण के लिए साल 2017 में मानसून 2 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन पूरी मानसून की अवधि के दौरान जो वर्षा हुई उसमें 14% की कमी देखने को मिली। तो इस तरह से मानसून के जल्दी आने या मानसून के देरी से आने का कोई भी संबंध मानसून के दौरान होने वाली वर्षा से नहीं होता है। ये एक बहुत ही सामान्य सी घटना होती है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत की जो जलवायु है उसे मानसूनी प्रकार की जलवायु कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु मुख्य तौर पर एशिया में जो दक्षिणी देश हैं और दक्षिण पूर्वी देश हैं उनमें देखने को मिलती है। जो मानसून है वो मुख्य तौर पर जो अरबी शब्द मौसीन है उससे लिया गया है। इस शब्द का अर्थ है मौसम। तो इस तरह से जो भारत में जो मानसून जलवायु है उसके मुख्यतः 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला प्रकार है दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा प्रकार है उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून हमें मुख्य तौर पर जून से सितंबर के बीच में देखने को मिलता है, जिसकी हमने बात की। इसके अलावा उत्तर पूर्वी मानसून हमें अक्टूबर से दिसंबर के बीच देखने को मिलता है। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसके दौरान पूरे भारत में वर्षा होती है, यानी पूरे देश भर में वर्षा होती है। लेकिन जो उत्तर पूर्वी मानसून है इसके दौरान केवल दक्षिण भारत में वर्षा देखने को मिलती है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून में भारत में जो भी वर्षा होती है उसका लगभग 70% हिस्सा देखने को मिलता है। यही वजह है कि जो उत्तर पूर्वी मानसून है उसके दौरान काफी कम वर्षा देखने को मिलती है। अब क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान भारत में 70% से ज्यादा वर्षा होती है तो इस लिहाज से इसका अध्ययन करना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करें, हवाएं जो हैं दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से आती हैं, लेकिन ये हवाएं आती कहाँ से हैं? ये हवाएं आती हैं मैस्करेन हाई से। ये क्षेत्र उच्च दबाव वाला क्षेत्र है और लगभग भारत से 4000 किलोमीटर दूर दक्षिण हिंद महासागर में मैस्करेन द्वीप समूह के पास स्थित है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये 25 से 35 डिग्री साउथ और 40 से 90 डिग्री ईस्ट के बीच मौजूद है और ये मुख्य तौर पर हमें मेडागास्कर के पास देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि हवाएं किस तरह से चलती हैं। हवाएं मुख्य तौर पर जो उच्च दबाव वाला क्षेत्र होता है वहां से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो यहाँ पर जो मेडागास्कर के पास मैस्करेन हाई है वहां पर एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र बनता है। अब ये उच्च दबाव वाला क्षेत्र मुख्य तौर पर अप्रैल का जो मिड होता है, मिड अप्रैल के बीच बन जाता है और इसी क्षेत्र में दबाव कितना है, यहाँ का प्रेशर कितना है, यही निर्धारित करता है कि भारत में मानसून की तीव्रता क्या होगी। तो अब हमने बात की कि एक जगह पर मेडागास्कर के पास एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र बन गया है, लेकिन वहां से जो हवा चल रही है उसे आकर्षित करने के लिए एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र की भी जरूरत है। अब ये निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनता है भारत में तिब्बत के पठार और पश्चिमी भारत के आसपास, राजस्थान और पाकिस्तान के कुछ इलाकों में, खासतौर पर दक्षिण एशिया के पास। ये कैसे बनता है? तो गर्मियों के दौरान यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये क्षेत्र जो महासागर है उनसे काफी दूर स्थित होता है। इसके अलावा गर्मियों के दौरान जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाली हवाएं भी इस क्षेत्र को काफी गर्म कर देती हैं। साथ ही साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं उन्हें हिमालय के पर्वतों द्वारा रोक दिया जाता है, जिसके कारण जून के दौरान यहाँ का तापमान काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र बनता है। तो इस तरह से एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र बन गया, एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र बन गया। अब यहाँ से हम मैप पर चलते हैं और यहाँ से जान लेते हैं कि किस तरह से
मॉनसून भारत में पहुंचता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र है, मैस्कराइन हाई। यहाँ से हवाएं अफ्रीका की तरफ चलती हैं। जब ये हवाएं सोमाली के पास पहुंचती हैं तो सोमाली की जो ज्योग्राफी है उस ज्योग्राफी के कारण ये हवाएं एक दूसरी ब्रांच में बढ़ जाती हैं। सोमाली की ज्योग्राफी इन हवाओं को और ज्यादा ईस्ट की ओर मोड़ देती है। जब ये हवाएं ईस्ट की ओर मुड़ जाती हैं तो ऊपर चलकर ये इक्वेटर के पास पहुंचती हैं। इक्वेटर के पास पहुंचने पर इन पर कोरियोलिस फोर्स लगती है और ज्यादा ईस्ट की ओर पहुंच जाती हैं, जिससे ये भारत के तट पर पहुंच जाती हैं। भारत के तट पर पहुंचते ही ये हवाएं दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, क्योंकि भारत की जो केरल के पास पहुंचते ही ये हवाएं दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं भारत की ज्योग्राफी के कारण। जून के पहले सप्ताह तक मानसून भारत में आ जाता है, यानी ये हवाएं जो कि मेडागास्कर के आसपास से मैस्कराइन हाई से चलकर भारत पहुंचती हैं, वो जून के आसपास, जून के पहले सप्ताह में भारत में पहुंच जाती हैं और केरल में इनके कारण बारिश होती है। अब जब ये हवाएं केरल में पहुंचती हैं तो केरल की ज्योग्राफी के कारण ये दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। पहली शाखा है अरब सागर की शाखा और दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी की शाखा, यानी ये दो ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं। जो अरब सागर की शाखा है वो करीब 10 दिन बाद, यानी केरल में आगमन के करीब 10 दिन बाद मुंबई में पहुंचती हैं और मुंबई में इसके कारण बारिश होती है। जो दूसरी शाखा है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल वाली शाखा, वो जून के पहले सप्ताह तक लंबा सफर तय करती हैं और असम तक पहुंचती हैं। असम में इसके कारण बारिश होती है। इसके अलावा और ज्यादा विस्तार की बात करें तो जून के अंत तक ये जो हवाएं हैं, जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है, वो शाखा दिल्ली तक पहुंचती है और इसके कारण दिल्ली में बारिश होती है। यानी दिल्ली में जो बारिश मुख्य तौर पर सामान्य वर्ष में देखी जाती है वो जून के अंत तक देखी जाती है। इसके अलावा जुलाई के पहले सप्ताह में यह हवाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक पहुंचती हैं और इसके कारण वहां पर बारिश होती है। इसके अलावा जुलाई के मध्य तक, यानी मिड जुलाई तक ये हवाएं हिमाचल प्रदेश और देश भर के अन्य हिस्सों में पहुंच जाती हैं। इसके बाद ये हवाएं नवंबर तक अपना विड्रॉल शुरू कर देती हैं, यानी नवंबर में मॉनसून का विड्रॉल शुरू हो जाता है और वापस ये केरल के रास्ते लौट जाती हैं भारत से। इस तरह से भारत में जो मॉनसून की जो मौसम है उसका अंत हो जाता है। अब बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है। ये मॉनसून जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है वो किस लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो हम जानते हैं, हमने पहले भी बात की कि भारत में जो भी बारिश होती है उसमें से लगभग 70% बारिश दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान ही होती है। इसीलिए इस वजह से भारत में जल संकट से निपटने के लिए भी इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा भारत की जो आधी फसल भूमि है उसकी सिंचाई भी दक्षिण पश्चिम मॉनसून से होने वाली बारिश की वजह से होती है। साथ ही दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन से वर्षा आधारित खरीफ फसलों की खेती भी शुरू की जा सकती है। इसके अलावा किसानों को चावल, सोयाबीन, कपास और दाल जैसी प्रमुख फसलों की बुआई में भी मदद मिलती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून भारत में एग्रीकल्चर के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और एग्रीकल्चर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस तरह से समग्र तौर पर जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून है वो भारत में एग्रीकल्चर और भारत के समग्र आर्थिक विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अब तो ये हुई पूरे इस विषय का विश्लेषण, दक्षिण पश्चिम मॉनसून किस तरह से भारत में आता है और किस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं एक प्रश्न की। प्रश्न मेंस का है और आप इसे 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न है, भारत में मानसून की दशाओं पर चर्चा करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। यानी भारत में क्या क्या मानसून की कंडीशंस हैं, किस तरह से मानसून भारत में आता है, आपको इस पर बात करनी है। किस तरह से मानसून का भारत में विस्तार होता है, आपको ये भी समझाना है। इसके अलावा किस तरह से मानसून भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, आप इस सवाल में ये भी लिखेंगे। मुझे आशा है कि इस वीडियो में जिन भी बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगी और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। धन्यवाद।